इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के स्वयं प्रभा लाइव क्लासेस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं BPCC 131 जो फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजी है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो साइकोलॉजी है उसके फाउंडेशंस क्या है। इसमें हम पढ़ेंगे ब्लॉक 2 यूनिट 3 जिसका टाइटल है लर्निंग। लर्निंग यानी सीखना, जो हम सीखते हैं। अब हम पढ़ेंगे ये लर्निंग होता क्या है, सीखना क्या है। सीखना नया इल्म हासिल करना या मौजूदा इल्म, तर्ज इल्म, महारत, इक़्तिदार या जो हम तरजीहात को तब्दील करने का अमल है। और इसमें मुख्तलिफ किस्म के मालूमात की तरकीब शामिल हो सकती। क्या है इसकी नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। लर्निंग एक प्रोसेस है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो जब हम पैदा होते हैं तब से शुरू होता है हमारी मौत तक। क्योंकि अगर ये कहीं पे रुक गया तो हमारी लर्निंग स्टॉप हो जाएगी और हमारे बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आएगा। लर्निंग दो तरीके के होते हैं जिससे हमारे बिहेवियर में चेंज आ सकता है। एक तो पॉजिटिव लर्निंग हो सकता है और एक नेगेटिव लर्निंग होता है। अभी पॉजिटिव लर्निंग क्या है? पॉजिटिव लर्निंग जैसे हमने कुछ अच्छा सीखा, जैसे कोई बच्चा है जिसे उसकी माँ सिखाती है कि जब वो कमरे में जाए जहाँ पे बुजुर्ग बैठे हो वो उन्हें आदाब बोले, तो हम उसको उसकी बिहेवियर में चेंज आ जाता है। जब वो कमरे में जाता है और वो आदाब बोलता है तो वो एक पॉजिटिव लर्निंग होता है। अब कोई बच्चा होता है, बहुत सारे बच्चों के दरमियान वो झगड़ा सीखते हैं, वो लड़ाई सीखते हैं, उसे भी हम लोग चेंज इन बिहेवियर कहते हैं। और जब वो कहीं जाता है, वो झगड़ा करता है, वो लड़ाई करता है, उसने भी सीखा होता है, वो भी लर्निंग का पार्ट होता है जिसके उसके बिहेवियर में चेंज आ जाता है, तो उसे हम नेगेटिव लर्निंग बोलते हैं। अब लर्निंग में क्या होता है, अगर हमें किसी इंडिविजुअल को एडजस्टमेंट और एडेप्टेशन के लिए प्रिपेयर करना हो, उसमें भी हम सीखने का इस्तेमाल करते हैं। सारे लर्निंग्स पर्पसफुल होते हैं और गोल ओरिएंटेड होते हैं। अब पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? अगर हम सीखते हैं उसका कोई वजह होता है। सपोज अगर मुझे सीखना है कि किसी बच्चे को सीखना है कि ABCD कैसे लिखते हैं, वो क्यों वो सीखेगा? ताकि वो क्लास में अव्वल आए। वो गोल ओरिएंटेड होता है सीखना, ताकि उसकी टीचर उसे शाबाशी दे। उसका गोल है शाबाशी लेना। कहते हैं कि सीखने का जो एक स्कोप है वो बहुत ही वाइड होता है, वो छोटे स्कोप में नहीं होता है। लर्निंग यूनिवर्सल भी होता है, कंटिन्यूस भी होता है। कंटिन्यूस इसलिए होता है क्योंकि ये हमारे बर्थ से स्टार्ट होता है और हमारी डेथ पे आके खत्म हो जाता है, इसलिए एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। और लर्निंग जो हम मैच्योरिटी की वजह से हमें आती है या ड्रग्स की वजह से या बाकी सारी चीज़ों की वजह से, वो लर्निंग हम लर्निंग नहीं कहते हैं। अब हम कहेंगे इस लर्निंग में क्या होता है। लर्निंग एक ऐसा फेज होता है हमारी ज़िंदगी का जिसमें हम सीखते हैं, चाहे वो अच्छी चीज़ें हों या बुरी चीज़ें हों। हमारी बर्थ से स्टार्ट होता है, हमारे डेथ तक ख़त्म हो जाता है और ये रिलेटिवली परमानेंट होता है। रिलेटिवली परमानेंट का मतलब क्या होता है कि ये चेंज, इसमें थोड़े से चेंज आते रहते हैं पर परमानेंट चेंज भी नहीं है। आज हमने कुछ सीखा, कल हमने कुछ नया सीखा, उसमें लर्निंग में हमने इजाफा किया। इसका मतलब है इसमें हमारी चेंज आती रहती है, ये फिक्स नहीं होता है। और लर्निंग सिर्फ बिहेवियर में नहीं होता है, ये हमारे कॉग्निटिव में भी होता है, ये हमारे कॉग्निटिव में भी होता है और ये हमारे अफेक्टिव एस्पेक्ट्स में भी होता है। अब हम देखेंगे बिहेवियर क्या होता है, क्योंकि लर्निंग जो होता है, जो प्रोसेस होता है, उसमें हमारे बिहेवियर में चेंज आते हैं। हम सोचेंगे ये बिहेवियर होता क्या है। बिहेवियर साइकोलॉजी में हम लोग कहते हैं एक एक्शन होता है, एक एक्टिविटी होती है, एक प्रोसेस होता है जो हम लोग मेजर कर सकते हैं और जो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं और जिसे आगे जाके हम लोग रिपीट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने रिपीट नहीं किया, हमने ऑब्जर्व नहीं किया, हमारी चेंज बिहेवियर में चेंज नहीं आई, तो इसका मतलब है हमने कुछ सीखा नहीं। अब ये बिहेवियरिज्म आया कहाँ से है, इस बिहेवियरिज्म को पढ़ा किसने है? इस बिहेवियरिज्म के
जो साइकोलॉजी वर्ल्ड में लाया हुआ है, वो लाया हुआ है जॉन बी फैटसन ने, जिसे हम कंसिडर करते हैं फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म क्या है? बिहेवियरिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट है जो 20th सेंचुरी में रूप में आया, और जिसने एक साइकोलॉजिकल वर्ल्ड पे हावी हुआ, डोमिनेट किया। ये जो बिहेवियरिज्म है ये 1913 में लाया गया। ये सिंपल है कि आप कोई स्टिमुलस हमें मिलता है और हम उसे रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। हम बोलते हैं इसका इंटरनल बिहेवियरिज्म में बोला गया कि इसका इंटरनल प्रोसेस से कुछ लेना देना नहीं है, जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड ने बोला हुआ था। जो बिहेवियरिज्म है ये सिंपल है, ऑब्जर्वेबल भी है, ऑब्जर्वेबल स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। जो हम स्टिमुलस देते हैं, हम यहाँ से कुछ करेंगे, कोई इवेंट करेंगे, उसका रिस्पॉन्स हमें क्या मिलेगा, उसको हम लोग बिहेवियर बोलते हैं, और उसको रीड किया जाता है बिहेवियरिज्म में। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट थियरीज ऑफ लर्निंग क्या है। हाँ, 3 मेजर लर्निंग ऑफ थियरीज लाई गई साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में, जो एक लर्निंग के कंसेप्ट को बयान करता है। वो थॉर्नडाइक्स लर्निंग थियोरी था, गुथराइस कंटिग्यूटी थियोरी था, और हल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन था। अब हम पढ़ेंगे ये थॉर्नडाइक्स लर्निंग थ्योरी होता क्या है। थॉर्नडाइक्स लर्निंग ऑफ थ्योरी का दूसरा नाम कनेक्शनिज्म बोलते हैं। कनेक्ट होना, जिसकी वजह से जैसे मेंटल यूनिट जिसमें आता है या फिजिकल यूनिट आता है, उन दोनों को कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं इस थियरी ऑफ लर्निंग में। इसमें थॉर्नडाइक ने एक्नॉलेज किया कि थॉट की एग्जिस्टेंस क्या होती है। ये थॉट जिनको उन्होंने नाम दिया मेंटल यूनिट्स। मेंटल यूनिट्स क्या है? मेंटल यूनिट्स कोई भी चीज जो हम परसीव करें, ये जो हम सेंस करें, या जिसका सेंसिंग या जो परसीविंग बिट ऑफ कॉन्शियसनेस जिसे हम बोलते हैं, वो मेंटल यूनिट होता है। अब ये फिजिकल यूनिट क्या होता है? फिजिकल यूनिट एक स्टिमुलस होता है, जो स्टिमुलस हम लोग देते हैं जिसकी वजह से हमें रिस्पॉन्स मिलता है। स्टिमुलस या रिस्पॉन्स को हम लोग, जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है, उसे हम फिजिकल यूनिट बोलते हैं। थॉर्नडाइक ने प्रपोज किया कि लर्निंग जो होता है वो फिजिकल यूनिट एंड जो मेंटल यूनिट का होता है वो कनेक्शन होता है। उन्होंने 4 तरीके के कनेक्शन इसमें बोले, मेंटल एंड फिजिकल यूनिट का कनेक्शन, फिजिकल यूनिट एंड मेंटल यूनिट का कनेक्शन, मेंटल यूनिट्स का मेंटल यूनिट्स के साथ कनेक्शन, और फिजिकल यूनिट्स का फिजिकल यूनिट्स के साथ कनेक्शन। इन्होंने इसमें बहुत सारे लॉज दिए, लॉज ऑफ लर्निंग। एक लॉ ऑफ लर्निंग था लॉ ऑफ इफेक्ट, दूसरा लॉ ऑफ लर्निंग था लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तीसरा लॉ ऑफ लर्निंग था लॉ ऑफ रेडिनेस। अब लॉ ऑफ इफेक्ट होता क्या है कि कोई भी चीज, कोई भी स्टिमुलस किसी भी सिचुएशन में अगर हम दे, अगर उसका कॉन्सिक्वेंस एक सेटिस्फाइंग हो, प्लेजरेबल हो, तो ऐसा मुमकिन है कि वो बिहेवियर वापस रिपीट हो सकता है। और अगर उस बिहेवियर का कॉन्सिक्वेंस हमारा प्लेजेबल नहीं हो, वो हम लोग उसे पसंद ना करें, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो बिहेवियर कभी भी रिपीट नहीं होगा फ्यूचर में। लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या होता है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज होता है कि अगर हम किसी को स्टिमुलस देते हैं और फिर उसको रिस्पॉन्स उसका आ जाता है, जो इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनता है वो कैसे बनता है? वो बनता है कि अगर हम बार बार किसी चीज़ को प्रैक्टिस करें, जैसे कोई बच्चा होता है जिसे हम साइकिलिंग सिखाते हैं, जब जो वो उसका पेडल देना और उसका रिस्पॉन्स के उस साइकिल का चलना होता है, जब वो बार बार वो चीज़ें दोहराता जाएगा, वो उन दोनों के बीच के कनेक्शन को बहुत मजबूत करेगा। अब लॉ ऑफ रेडिनेस, जो इसमें तीसरा लॉ आता है, वो लॉ ऑफ रेडिनेस क्या होता है? लॉ ऑफ रेडिनेस होता है कि अगर कोई भी सिचुएशन हो जिसमें एक इंडिविजुअल एक्ट करना चाहे, किसी कोई भी इंडिविजुअल उसे करना चाहे और उसे हम लोग रोके वो करने से, तो वो अनॉय हो जाएगा। और अगर भी इंडिविजुअल कोई वो चीज़ नहीं करना चाहे और उसे हम वो ज़बरदस्ती कराएंगे, तो वो भी अनॉय हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे हल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जो एक और थियरी है लर्निंग की। इसमें वो बोलते हैं कि हम लोग
बिहेवियर और लर्निंग को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है हल ने बाय द मीन्स ऑफ ड्राइव रिडक्शन। इसमें वो होम्योस्टेटिस की बात करते हैं। होम्योस्टेटिस होता क्या है, जो हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी को बैलेंस रखता है, हमारे अंदर जो हमारा कैसे एक्टिवली हमारा बॉडी वर्क करता है उसे बैलेंस रखता है, उसमें इक्विलिब्रियम रखता है, उसे होम्योस्टेटिस कहते हैं। सपोज अगर हमें प्यास लगती है, कहते हैं कि हमारी बॉडी में एक ड्राइव होता है, जो ड्राइव हमें बोलता है कि हमारी बॉडी को करना क्या होता है, जो हमारी बॉडी में टेंशन क्रिएट करता है या एरोज करता है एक बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स। उन नीड्स को खत्म करने से हाँ उसे भी, उसमें भी लर्निंग शामिल हो सकती है। जैसे कि हमें प्यास लगती है, वो हमारी बॉडी में एक टेंशन क्रिएट करता है, वो एक बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल नीड प्रोड्यूस करता है प्यास की। अगर हम वो प्यास बुझाएंगे, वो ड्राइव रिडक्शन लर्निंग कहलाएगा। जो हमारी बॉडी के अंदर क्रिएशन, जो हमारी जो टेंशन जो क्रिएट हुआ होता है वो उसे रिड्यूस करता है। एक और थ्योरी ऑफ लर्निंग है जिसे हम गुथराइज कंटिग्यूटी थ्योरी कहते हैं। इसमें उन्होंने गुथराइड ने सजेस्ट किया है कि इसमें रिवॉर्ड का कोई काम नहीं है, इसमें रेनफोर्समेंट का कोई काम नहीं है। जो चीज़ हम लोग कंटिन्यूअसली करते हैं वो हमारे बिहेवियर में इंक्लूड होता है। सपोज अगर हम लोग बाहर से आते हैं, हम लोग दीवार पे टंगा देते हैं अपने कोट को हर दिन, वो हमारे बिहेवियर, हमारे लर्निंग में इंक्लूड होता है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या होता है। इसमें 3 प्रकार के लर्निंग्स होती है जो ब्रॉड टर्म में हम लोग बोलते हैं। एक नॉन एसोसिएटिव होता है, एक एसोसिएटिव लर्निंग होती है एंड एक वॉच अदर्स होता है। नॉन एसोसिएटिव में हैबिचुएशन होता है, सेंसिटाइजेशन होता है। एसोसिएटिव लर्निंग में हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग होता है एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग होता है, और हमारा वॉचिंग अदर्स में ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होता है एंड मॉडलिंग होता है। हमारा नॉन एसोसिएटिव लर्निंग क्या होता है, इसमें एक स्टिमुलस आता है, एक रिस्पॉन्स मिलता है, इसमें कोई पेयरिंग नहीं होती है स्टिमुलस के दौरान। ये नॉन पेयरिंग लर्निंग होती है, जिसमें हम लोग हैबिचुएशन, जिसके 2 किस्म है, हैबिचुएशन एंड सेंसिटाइजेशन। हैबिचुएशन में जब हम प्रोलॉन्ग स्टिमुलस देते हैं, वो रिस्पॉन्स को डिक्रीज करता है। बहुत प्रोलॉन्ग, जब हम बहुत देर तक हम लोग को स्टिमुलस देते रहते हैं, जो उससे जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है वो हमें डिक्रीज रिस्पॉन्स मिलता है, और वो नॉन रेनफोर्स रिस्पॉन्स होता है। सेंसिटाइजेशन में क्या होता है, सेंसिटाइजेशन एक नॉन एसोसिएटिव लर्निंग है जिसमें स्टिमुलस जब बहुत बारी दिया गया जाए किसी इंडिविजुअल को या किसी ऑर्गेनिज्म को, तो उसका रिस्पॉन्स जो है वो एम्पलीफाई होता है, वो बढ़ जाता है। अब हम पढ़ेंगे जो दूसरा तरीका, जो दूसरा किस्म है लर्निंग का, जो है एसोसिएटिव लर्निंग। एसोसिएटिव लर्निंग क्या होता है, इसमें एक सब्जेक्ट क्रिएट करना है रिलेशनशिप, या तो 2 स्टिमुलस के दरमियान, जो ऑडिटरी हो या विजुअल हो, या तो वो बिहेवियर या ओरिजिनल स्टिमुलस के दरमियान एक कनेक्शन या एक एसोसिएशन पैदा करता है। इसके 2 तरीके होते हैं, इसके 2 किस्म है, एक है क्लासिकल कंडीशनिंग और दूसरा है ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब हम पढ़ेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग होता क्या है। क्लासिकल कंडीशनिंग वो फॉर्म है लर्निंग का जिसमें 2 स्टिमुलस एसोसिएट होते हैं आपस में एक रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए। ये आइवन पावलो की एक्सपेरिमेंटल थ्योरी से इजाद में आया है। आइवन पावलो एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट रहे हैं, जिन्होंने कुत्ते क्यों सैलिवेट करते हैं, क्यों उनके मुंह में पानी आता है जब फूड आता है, उस पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पढ़ा था कि जब हर एक फूड पे कितना वो सैलिवेट करेंगे, या हर एक फूड जो उनका स्टिमुलस होगा उस पे वो कितनी देर तक रिस्पॉन्स करेंगे और कैसा रिस्पॉन्स करेंगे, उसको लेके, जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग से बहुत अलग था। ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम लोग रेनफोर्समेंट एंड रिवॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे हम लोग एसोसिएशंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग एक बिहेवियर मैकेनिज्म है जो मिड 20th सेंचुरी में इन्फ्लुएंस किया था साइकोलॉजिकल वर्ल्ड को।
अब क्लासिकल कंडीशनिंग में होता क्या है? क्लासिकल कंडीशन में एक न्यूट्रल स्टिमुलस होता है, एक कंडीशनल स्टिमुलस होता है, अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होता है एंड कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या होता है। पाउलो का जो एक्सपेरिमेंट रहा है, उन्होंने एक अनकंडीशनल स्टिमुलस लिया जो फूड था। अगर हम किसी कुत्ते को फूड देंगे जो कि उसके मुंह में ऑटोमेटिकली पानी आ जाएगा, जिसे हम अनकंडीशनल रिस्पॉन्स बोलेंगे, जैसे सैलिवेशन। अगर हम इसी फूड को किसी न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ एसोसिएट करेंगे, न्यूट्रल स्टिमुलस सपोज अगर हम बेल लेंगे, जब भी हम कुत्ते को खाना देंगे, सपोज फूड देंगे, फूड के साथ साथ हम लोग बेल भी बजाएंगे, तो ये अनकंडीशनल स्टिमुलस जो ये बेल है उस न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ एसोसिएट हो जाएगा। हम अक्सर देखते हैं कि अगर हम कुत्ते को खाली बेल बजाएंगे तो वो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, उसके मुंह में पानी नहीं होता है, क्योंकि वो उस टाइम पे न्यूट्रल स्टिमुलस होता है। जब हम खाना और बेल बहुत बारी हम लोग कुत्ते के सामने रखेंगे, वो एक कंडीशनल रिस्पॉन्स देगा, क्योंकि खाने और स्टिमुलस के दरमियान सॉरी न्यूट्रल स्टिमुलस के दरमियान एक एसोसिएशन होगा ड्यूरिंग कंडीशनिंग। जब हम आफ्टर कंडीशनिंग देखेंगे कि अगर हम कुत्ते को खाली बेल बजाएंगे, उसके मुंह में पानी आ जाएगा, चाहे हम उसे खाना दे या नहीं दे, स्पेशली खाना अगर हम उसे नहीं देंगे, वो बेल उसको एसोसिएट करेगा खाने के साथ, क्योंकि हम लोग उसे खाना दे रहे हैं बेल बजाने के साथ। अब ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होता क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस वो स्टिमुलस है जो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को देंगे, स्पेशली इस केस में अगर हम देखा जाएगा, जो पावला का जो एक्सपेरिमेंट था, कुत्ते को दिया गया वो अनकंडीशनल स्टिमुलस था। जो मीट, जो फूड उसे दिया गया वो अनकंडीशनल स्टिमुलस था, क्योंकि उसे कंडीशन नहीं किया गया था कि वो उसके मुंह में पानी आए। अब हम दूसरा टर्म इसमें यूज करते हैं न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस वो स्टिमुलस है जो हम पेश करते हैं। सपोज अगर हमें खाना, हमें भूख लगी और हमें उसके बदले में बेल बजाया जाए, तो हम लोग उस पर हमारे मुंह में पानी नहीं आएगा, क्योंकि बेल न्यूट्रल स्टिमुलस है, उसका हमारे रिस्पॉन्स के साथ कुछ लेना देना नहीं है। अब एक और होता है कंडीशन स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस को हम लोग उसमें हम लोग पेयरिंग करते हैं एक न्यूट्रल स्टिमुलस की एक अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ, और वो अनकंडीशनड स्टिमुलस जो न्यूट्रल स्टिमुलस है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू कंडीशनल स्टिमुलस। वैसे ही होता है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, जो हम खाना देने के टाइम पे हमारे मुंह में पानी आ जाता है, वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होता है, उसमें हमारी कंडीशनिंग नहीं हुई होती है। जो कंडीशनिंग के बाद जो रिस्पॉन्स आए, जैसे जो न्यूट्रल स्टिमुलस बना हुआ है कंडीशन स्टिमुलस ड्यूरिंग कंडीशनिंग, उस बेल की वजह से अगर हमारे मुंह में पानी आए, वो जो पानी है, वो जो रिस्पॉन्स है हमारा, वो कंडीशनड रिस्पॉन्स है। अब इसमें इस्तेमाल किया गया है फिनोमेनास का, जो है 5 फिनोमेनास। एक है एक्विजिशन, एक है एक्सटेंशन, एक है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, एक है जनरलाइजेशन और है डिस्क्रिमिनेशन। हम पढ़ेंगे ये एक्विजिशन होता क्या है। एक्विजिशन में हम लोग कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस की पेयरिंग करते हैं। ये पहला स्टेज होता है हमारे लर्निंग का। एक्सटेंशन होता क्या है? एक्सटेंशन होता है अगर आपने कंडीशन स्टिमुलस को पेश करे अनकंडीशनल स्टिमुलस के बगैर, और ये प्रोसेस को हम लोग दोहराते रहे, और जो ये कंडीशन स्टिमुलस है ये इवेंचुअली कंडीशनल रिस्पॉन्स देना बंद कर देगा। अब हमारा है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस रिकवरी है क्या, ये कौन सा फिनोमेना है। इसमें हम लोग जो कंडीशन रिस्पॉन्स हमारा होता है, जो हमारी एक्सटेंशन की वजह से हमारा स्टॉप हो गया होता है, उसको रीअपेयर करते हैं हम लोग। उस कंडीशन रिस्पॉन्स को उसकी रीअपेयरेंस को हम लोग स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं। अब कहेंगे जनरलाइजेशन क्या होता है।
जनरलाइजेशन क्लासिकल कंडीशनिंग में वो प्रोसेस होता है जिसमें स्टिमुलस जो कि सिमिलर हो ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस के, ये कोई भी स्टिमुलस होता है, वो प्रोड्यूस करता है सिमिलर बिहेवियर या उसी से मिलता जुलता बिहेवियर जो हमारा कंडीशनल रेस्पॉन्स होता है। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? ये कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशनिंग में एक ऐसा फिनोमेना होता है जो इन्वॉल्व करता है एक एसोसिएशन जिसमें कंडीशन जो हमारा क्लासिकल कंडीशन होता है इसमें टू स्टिमुलस हम पहले ही जानते हैं, टू स्टिमुलाई के बीच में हमारा ये एसोसिएशन होता है। अब डिस्क्रिमिनेशन में हम लोग इस प्रोसेस में हम लोग ये करते हैं कि जो इस कंडीशन स्टिमुलस होता है और अगर हम कोई और स्टिमुलस दें इस दौरान जो हमारे कंडीशनिंग के दौरान, ये उसको डिफरेंशिएट कर पाता है। ये जनरलाइजेशन इसमें नहीं होती है। अब हमारा एक और जो है एसोसिएटिव लर्निंग में एक और टाइप जो है वो हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग आता है। अब पढ़ेंगे ये ऑपरेंट कंडीशनिंग होता क्या है। ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम लोग इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं क्योंकि हम लोग अपने बिहेवियर को उसमें इंडिविजुअल की बिहेवियर को हम लोग उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, या तो हम उसे रेनफोर्स करें रेनफोर्समेंट में, या तो हम लोग उसे पनिश करें, उसे सजा दें, उससे हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग में बिहेवियर चेंज आ जाती है। इस ऑपरेंट कंडीशनिंग को लाया किसने साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में? इस ऑपरेंट कंडीशनिंग को बीएफ स्किनर ने लाया हुआ है साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में, और उन्होंने एक्चुअली ये ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है जो हमने पहले ही पढ़ा हुआ था कि थियरीज लर्निंग ऑफ थियरी में हमने जो थियरी ऑफ लर्निंग में हमने एक थियरी पढ़ी हुई थी एडवर्ड थॉर्नडाइक की जिसमें एक लॉ था लॉ ऑफ इफेक्ट, ये उससे ऑरिजिनेट हुआ है। इसमें हम लोग या तो इंक्रीज कर सकते हैं बिहेवियर ऑपरेंट कंडीशनिंग में रेनफोर्समेंट्स देके, या तो हम लोग कोई बिहेवियर जो हम नहीं चाहते हैं कि वो बिहेवियर आगे हो या वो डिक्रीज हो, वो हम पनिशमेंट की वजह से डिक्रीज कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स क्या होते हैं इस ऑपरेंट कंडीशनिंग में। इसमें दो प्रकार के बिहेवियर्स होते हैं, एक तो रेस्पोंडेंट बिहेवियर होता है और एक ऑपरेंट बिहेवियर होता है। ये रेस्पोंडेंट बिहेवियर होता क्या है? ये ऐसा बिहेवियर होता है जो हम ऑटोमेटिकली हमारे अंदर होता है, रिफ्लेक्स हमारा होता है। सपोज हमारे अंदर हम जैसे हमने क्लासिकल कंडीशन में देखा कि पहले कुत्ते को जो भी फूड आता है या मीट देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सैलिवेट करना स्टार्ट हो जाता है, तो उसका बिहेवियर होता है जो वो किसी वजह से उसमें कंडीशन नहीं होता है, वो रिस्पोंडेंट बिहेवियर होता है, वो हमारे विद इन होता है, वो हमारे हम उसमें उसको इम्बाइब नहीं करते हैं। दूसरा हमारा होता है जो ऑपरेंट बिहेवियर होता है। अब हम पढ़ेंगे ये ऑपरेंट बिहेवियर होता है बिकॉज ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का पार्ट है। ऑपरेंट बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जो हम कॉन्शियस कंट्रोल में अपने आप में इम्बाइब करते हैं, जो हम अपने आप में लाते हैं, चाहे वो रेनफोर्समेंट की वजह से हो या पनिशमेंट की वजह से हो, ताकि हम कुछ नया सीखें और हमारे बिहेवियर में चेंज आए। कंपोनेंट्स ऑफ जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो क्या है? दो प्रकार के मेन कंपोनेंट्स है ऑपरेंट कंडीशनिंग में, एक तो पॉजिटिव, एक तो रेनफोर्समेंट है जिससे हम किसी बिहेवियर को बढ़ावा दे सकते हैं, और दूसरा पनिशमेंट है जिससे हम किसी बिहेवियर को घटा सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट्स क्या है? दो किस्म के टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट्स है, एक नेगेटिव पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है और एक नेगेटिव रेनफोर्समेंट है। ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता क्या है? ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट अगर हम चाहते हैं कि हम कोई बिहेवियर किसी में अच्छा है जो हम चाहते हैं कि आगे कंटिन्यू करें, रिपीट करता जाए, तो हम उस बिहेवियर को इंकरेज करने के लिए कुछ प्लेजेंट स्टिमुलाई और आउटकम ऐड करते हैं। सपोज कोई बच्चा किसी कमरे में आता है, हम देखते हैं कि वो सर झुका के अपने बड़ों का आदर करता है, हम चाहते हैं कि ये जो इसमें ये बिहेवियर है ये मॉडिफाई हो और ये आगे भी रिपीट करता जाए, और जो ही वो अपने बुजुर्गों का रिस्पेक्ट करेगा बच्चा, हम उसे एक चॉकलेट देंगे, मतलब हम उसे एक रिवॉर्ड दे रहे हैं जिससे हम
पॉजिटिव रेनफोर्समेंट बोल रहे हैं उस बिहेवियर को बढ़ावा देने के लिए। और दूसरा होता है नेगेटिव बिहेवियर। नेगेटिव बिहेवियर क्या होता है? नेगेटिव रेनफोर्समेंट। नेगेटिव रेनफोर्समेंट में हम लोग किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को बढ़ावा देने के लिए जो एक नेगेटिव आउटकम होता है या एवर्सिव स्टिमुलाई होता है उसे हम रिमूव करते हैं। इसकी एग्जांपल रहेगी कि हम लोग बीच की ओर जा रहे हैं, सनी डे है और हम लोग अपनी बॉडी पे अप्लाई करते हैं सनस्क्रीन। वो हम अपनी बॉडी पे इसलिए सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं ताकि हम लोग सनबर्न ना हो, सनबर्न को अवॉइड करने के लिए। इसमें जो अप्लाइंग ऑफ सनस्क्रीन होता है वो बिहेवियर होता है, और जो हम लोग जो हम लोग अवॉइड करते हैं कि हम लोग सनबर्न ना हो जाए, उसमें हमारा रिमूवल ऑफ एवर्सिव स्टिमुलाई का काम करता है। अब दो तरीके होते हैं पनिशमेंट के। पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट सजा है। पनिशमेंट ऑपरेंट कंडीशनिंग में कैसे हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग कोई चीज, कोई बिहेवियर किसी में जो है हम उसको डिक्रीज कर सके। इसके दो तरीके होते हैं, एक तो पॉजिटिव पनिशमेंट होता है और दूसरा नेगेटिव पनिशमेंट होता है। सपोज हमारा बच्चा है, पॉजिटिव पनिशमेंट अगर हम लेते हैं, पॉजिटिव पनिशमेंट को हम लोग कोई चीज़, कोई बिहेवियर हम लोग चाहते हैं कि कोई इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनिज्म ना करे, तो हम उसको पनिशमेंट ऐड करते हैं। उसमें कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो फिर अनफेवरेबल होती है, उसे पसंद नहीं होती है, जो अनप्लेजेंट होती है। सपोज अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा दूसरे बच्चे को, अक्सर यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि हम लोग डांटते हैं, अगर कोई बच्चा कोई गलत काम करता है हम उसे डांटते हैं, तो वो डांटना एक पॉजिटिव पनिशमेंट का काम करता है। यहाँ पे हम चाहते हैं कि उस बच्चे के जो व्यवहार में, उसके बिहेवियर में जो ये दूसरे के बच्चे के साथ झगड़ा करना है या बदतमीजी करना है, वो हम खत्म करें। दैट मीन्स कि हम लोग उस बिहेवियर को खत्म करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। हम उसे एक पनिश करते हैं। पनिश लेकिन किस तौर से करते हैं कि हम उसे डांटते हैं, जो हम ऐड करते हैं उसमें, उसे पॉजिटिव पनिशमेंट कहते हैं। अब हम नेगेटिव पनिशमेंट किसे कहेंगे? नेगेटिव पनिशमेंट जो उसे कहते हैं कि हम कोई जो फेवरेबल चीज़ होती है या जो प्लेजेंट चीज़ होती है, स्टिमुलाई, या उसे रिमूव करना ताकि आगे वाले ऑर्गेनिज्म का या इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है मॉडिफाई हो जाए। अब हम इसमें एग्जांपल लेंगे कि हमारा बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है और वो बदतमीजी कर रहा है, किसी के साथ झगड़ा कर रहा है। हम चाहेंगे हम अपने बच्चे से वो वीडियो गेम लेंगे, मतलब हम लोग रिमूव कर रहे हैं जो उसके लिए प्लेजेंट फेवरेबल स्टिमुलाई था। हम उसे नेगेटिव पनिशमेंट कहा जाता है। अब नेगेटिव पनिशमेंट में जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, इसमें शेड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट्स होते हैं। अब हम कहेंगे ये शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट बहुत इम्पैक्ट रखता है ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसेस में। इसमें दो तरीके के शेड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट होते हैं, एक कंटिन्यूस शेड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट है, दूसरा पार्शियल शेड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट है। कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट शेड्यूल इन्वॉल्व करता है कि जब भी आप स्टिमुलाई दें और जिसका रिस्पॉन्स आए, आफ्टर एवरी रिस्पॉन्स आप उसको रेनफोर्स करते हो, रेनफोर्समेंट देते हो। मतलब उसमें आप कोई इंटरवल नहीं होता है, कोई ब्रेक नहीं होता है, आप स्टिमुलाई देते हो, रिस्पॉन्स मिलता है, आप रेनफोर्समेंट देते हो। पार्शियल रेनफोर्समेंट क्या होता है? पार्शियल रेनफोर्समेंट में हम देखते हैं कि जो हमारा कंटिन्यूस बिहेवियर एस्टेब्लिश, जो हमारा बिहेवियर एस्टैब्लिश होता है फर्मली बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस बिहेवियर, जब हम कोई रिस्पॉन्स देते हैं और उसके बाद हम उसे रेनफोर्स करते हैं तो एक एस्टैब्लिश हो जाता है बिहेवियर। ये पार्शियल बिहेवियर जो रेनफोर्समेंट शेड्यूल है, ये हम उसी को कन्वर्ट करते हैं। फिर जो हमारा कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट शेड्यूल है उसी को मोस्टली कन्वर्ट किया जाता है इन पार्शियल रेनफोर्समेंट शेड्यूल। अब ये पार्शियल रेनफोर्समेंट शेड्यूल में हम लोग या तो किसी पर्टिकुलर रेस्पॉन्सेज, कुछ पर्टिकुलर रेस्पॉन्सेज के बाद देते हैं उनको रेनफोर्समेंट, या कुछ इंटरवल के बाद दिया जाता है। इसके 4 टाइप्स है। इसमें पार्शियल रेनफोर्समेंट के शेड्यूल्स के 4 टाइप्स हैं। एक फिक्स रेशियो शेड्यूल्स है, फिक्स वेरिएबल शेड्यूल्स है, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल्स है और वेरिएबल
इंटरवल शेड्यूल्स है। हम देखेंगे ये फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल होता क्या है। सपोज ये फिक्स्ड शेड्यूल जो रेशियो शेड्यूल है ये भी एक टाइप है पार्शियल रेनफोर्समेंट का। इसमें जो हम रिस्पॉन्सेज है वो रेनफोर्स करते हैं, उनको रेनफोर्समेंट मिलता है एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज के बाद। सपोज हमारा बच्चा कोई अच्छी चीज करता है, अपनी बिहेवियर जो उसका बैड बिहेवियर होता है उसमें तब्दीली लाता है, फिर गुड तब्दीली लाता है, वो 3 बार गुड बिहेवियर दिखाएगा तो हम लोग चौथी बार उसको रेनफोर्स करेंगे, और फिर 3 बार गुड बिहेवियर दिखाएगा हम उसको चौथी बार रेनफोर्स करेंगे। एक फिक्स्ड रेशियो हम लोग रखते हैं, या तो एक बिहेवियर के बाद, या तो 2 बिहेवियर के बाद, या तो 4 बिहेवियर के बाद। अब ये वेरिएबल रेशियो शेड्यूल होता क्या है। वेरिएबल रेशियो शेड्यूल में अनएक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज के बाद हम लोग रेस्पॉन्स देते हैं। इसका एग्जाम्पल गैम्बलिंग या लॉटरी गेम्स आएंगी। जैसे गैम्बलिंग में हम लोग बहुत बार गैम्बल करते हैं, फिर बहुत सारे जो हमारे रेस्पॉन्सेज मिलते हैं उसके बाद किसी एक रेस्पॉन्स में हमें रेनफोर्समेंट मिलता है। रेनफोर्समेंट में कैसे मिलता है कि हम लोग जीत जाते हैं। या तो लॉटरी गेम्स होती हैं, हम बहुत बार लॉटरीज खरीदती हैं, कभी 2 बार कभी 4 लॉटरीज खरीदने के बाद हमारा लॉटरी लग जाती है। अब हमारा फिक्स इंटरवल शेड्यूल है। फिक्स इंटरवल शेड्यूल क्या है, ये भी एक अनदर फॉर्म है पार्शियल रेनफोर्समेंट का। इसमें हम लोग रिस्पॉन्सेज की बजाय टाइम पे फोकस करते हैं, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के बाद उनको देते हैं। सपोज अगर हमारा बच्चा 1 घंटे हम लोग उसको बोलते हैं पढ़ने के लिए, तो 1 घंटे के दौरान हम लोग उसको आफ्टर एवरी हाफ एन आवर रेनफोर्स करते हैं। मतलब एक फिक्स इंटरवल होता है, पहले आधा घंटा, फिर और आधे घंटे के बाद, फिर और आधे घंटे के बाद, मतलब हम लोग उसकी चेंज नहीं करते हैं। अब ये वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल होता क्या है। वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल में हमारा वैरी होता रहता है जो टाइम है। जैसे अगर हमारा बच्चा पढ़ रहा है, पहले मैं उसे 2 घंटे के बाद दूंगी पढ़ाई के लिए, उनको रेनफोर्स करूंगी, फिर 15 मिनट के बाद करूंगी, फिर 40 मिनट के बाद करूंगी, मतलब टाइम वैरी होता जाएगा। अब हम पढ़ेंगे एक और जो हमारा है टाइप्स ऑफ लर्निंग में जो आता है, जिसे हम बोलते हैं वॉचिंग अदर्स। ये वॉचिंग अदर्स क्या होता है, इससे हम लोग सीखते कैसे हैं। अक्सर हमने देखा हुआ है कि जब बच्चा किसी रूम में होता है जहाँ पे बहुत सारे बड़े लोग होते हैं, वो इनको ऑब्जर्व कर रहा होता है और वॉच कर रहा होता है, और बच्चा जो भी बड़े करते हैं वो उसे कॉपी करते हैं, उसे रिटेन करते हैं, वो फिर आगे जाके उन्हें कॉपी करते हैं। सपोज अगर बड़ा कमरे में आ जाता है, वो हैंड शेक करता है किसी के साथ, आप देखेंगे कि ये बच्चे ने याद रखा होता है, रिटेन किया होता है, उसने इसे अटेंशन रखा होता है। वो बाहर जब जाता है तो या तो बड़े के साथ या किसी बच्चे के साथ अपना हैंड शेक करेगा जब वो किसी कमरे में जाएगा। अब इसके 2 टाइप्स होते हैं वॉचिंग अदर्स के। एक तो होता है मॉडलिंग और दूसरा होता है ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग। ये मॉडलिंग का होता है, इस मॉडलिंग एक प्रोसेस ऑफ लर्निंग होते हैं, ये सीखने का एक और प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग मॉडल्स लेते हैं। सपोज जो मैंने इससे पहले एग्जांपल्स दी थी कि बच्चा कमरे में था, बहुत सारे बड़े थे, एक बड़ा आया, उसने हैंड शेक किया और उसने उसे वो उसका अटेंशन उस पर गया, उसने उसे रिटेन किया उस सारी चीज़ को कि वह कैसे हैंड शेक करता है और क्यों करता है। फिर उसने उसके रिप्रोड्यूस किया बाहर जाके दूसरे लोगों के साथ हाथ मिला के। तो वो जो बंदा है जिसको उसने वॉच किया और जिसको उसने कॉपी किया, वो बंदा बन गया मॉडल। हम लोगों को मॉडल करते हैं और इसका बहुत ही पावरफुल इफेक्ट होता है हमारे बिहेवियर पे। और दूसरा इसमें किस्म होता है वॉचिंग अदर्स, जो लर्न हम करते हैं बाय वॉचिंग अदर्स, वो होता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व करता है दूसरे का बिहेवियर और देखता है कि जो उसने बिहेवियर किया, जो उसे जिस तरीके से बिहेव किया, इसका कॉन्सिक्वेंसेस बिहेवियर के क्या रहे, उस हिसाब से वो उसको आगे रिप्रोड्यूस करता है।
इसको जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, जो हम इसकी हिस्ट्री अगर हम जानना चाहें, इसको एल्बर्ट बेंडूरा ने एक्चुअली रिसर्च उन्होंने एक्चुअली इसको साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में लाया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम बेंडूरास बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट स्टडी की, एक्सपेरिमेंट किया, जिसका बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने उसमें 36 बॉयज लिए, 36 गर्ल्स लिए, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नर्सरी स्कूल में ऑलरेडी एनरोल थे। उन्होंने एज ग्रुप लिया इन बच्चों का 3 से लेके 6 साल तक, और उन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए। इसमें हर ग्रुप में उन्होंने 24 बच्चे लिए। एक ऐसा ग्रुप लिया बच्चों का जिसमें वो उन्होंने रखा, एक्सपोज किया, जो अडल्ट जो बहुत ही एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहा था। फिर अगला ग्रुप जो उन्होंने लिया 24 स्टूडेंट्स का, उन्होंने उसमें नॉन एग्रेसिव बिहेवियर जो मॉडल कर रहा था, कर रहा था, उसको एक्सपोज किया। और जो तीसरा ग्रुप है उन्होंने लिया कंट्रोल ग्रुप, जिसमें उन्होंने किसी मॉडल का इस्तेमाल नहीं किया गया। उन्होंने फिर एक एक करके बच्चे को कमरे में लिया जहाँ पे बहुत सारे खिलौने थे और जहाँ पे बोबोडॉल भी था। वहां पे उन्होंने क्या किया कि एक बच्चा लिया, कमरे में लिया, और वहां पे एक मॉडल को भी भेजा जो बहुत ही एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहा था। वो गया, वो मॉडल कमरे में गया, बोबो मॉडल को मारने लगा, एग्रेसिव, वर्बली एग्रेसिव हुआ, फ्रेजेस यूज किए जैसे कि किक हिम, या ऐसे लात मारो या पाव, और बहुत ही एग्रेशन दिखाया। और फिर दूसरे ऐसे ही करके उन्होंने सारे बच्चे अलग अलग करके उस कमरे में लिए। फिर उन्होंने जो नॉन एग्रेसिव वाला था उनको भी, उन बच्चों को कमरे में लिया एक एक करके। फिर वहां पे मॉडल को लिया जो नॉन एग्रेसिव, दूसरे ग्रुप को नॉन एग्रेसिव दिखा रहा था, उसमें कोई एग्रेशन नहीं था, और तीसरा उनका कंट्रोल ग्रुप रहा। फिर उन्होंने देखा इसमें रिजल्ट उन्होंने क्या पाए। उन्होंने रिजल्ट्स इसमें पाई कि जो जो बॉयज थे, क्योंकि उन्होंने बॉयज एज वेल गर्ल्स लिए इसमें, उन्होंने देखा जो बॉयज थे वो ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहे थे गर्ल्स से। जो बच्चे एग्रेसिव मॉडल जो जिसको वो वॉच कर रहे थे, जिसको वो कॉपी कर रहे थे, वो रिप्रोड्यूस करने लगे वैसे एग्रेसिव बिहेवियर को दैन के जो नॉन एग्रेसिव बच्चे थे। और उन्होंने उसमें एक और स्टडी की कि जो बच्चे उन्होंने 2 प्रकार के मॉडल्स उसमें रखे, एक सेम सेक्स मतलब और एक अपोजिट सेक्स मॉडल रखे। उन्होंने ये भी देखा कि जो सेम सेक्स मॉडल थे, सेम सेक्स के जैसे सपोज मेल था तो बॉयज ने ज्यादा कॉपी किया मेल को एज कम्पेयर टू अगर मॉडल उनका जो एल्बर्ट बेंडूरा है फैसिलिटेट की, कि उन्होंने देखा कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ऑब्जर्वेशन लर्निंग के थ्रू कैसे 4 कंडीशंस हम लोग रख सकते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं हमारी बिहेवियर। फैसिलिटेट मतलब जो हमारे बिहेवियर चेंज में हेल्प कर सकते हैं। वो 4 कंडीशंस थे, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन, प्रोसेस एंड मोटिवेशन। अटेंशन मतलब कैसे एक अगर हम कोई चीज को सीखना चाहते हैं तो हमें एक अटेंशन पे करने की बहुत ज़रूरत है। जो भी हमें डिस्ट्रैक्ट करता है उस अटेंशन से, उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है हमारे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पे। जैसे हमने देखा बंदूरा केस में देखा गया कि अगर वो अटेंशन नहीं पे करेंगे उस एग्रेसिव बिहेवियर मॉडल एग्रेसिवली बिहेव जो करता है मॉडल पे, तो वो उसमें कुछ नहीं सीखते। अब दूसरा कंडीशन उन्होंने उसमें लिया जो उसका था रिटेंशन। अभी रिटेंशन क्या होता है, जो हम अटेंशन की वजह से जो हम सीखते हैं, उस इंफॉर्मेशन जो हम इंफॉर्मेशन सीखते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम लोग स्टोर करते हैं अपनी मेमोरी में। वो एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है हमारी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में। सपोज अगर हम अटेंशन पे करते हैं और हम लोग रिटेन नहीं करते हैं, तो हम आगे जाके उस बिहेवियर को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने सीखा नहीं होता है, हमने रिटेन नहीं किया होता है अपनी मेमोरीज। और तीसरा है रिप्रोडक्शन। हमने अटेंशन पे किया, हमने इंफॉर्मेशन रिटेन भी की, उसके बाद हम लोग कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं जो हमने सीखा होता है उस इंफॉर्मेशन को।
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में। अगर हमने क्योंकि अगर हमने प्रोड्यूस नहीं किया, हमने वैसा नहीं किया जैसे हमने सीखा होता है, विद टाइम जो हमने रिटेन किया होता है या हमने जो सीखा होता है, विद टाइम ये एक्सटिंक्ट हो जाता है। अब हमारा जो इसमें लास्ट और फोर्थ कंडीशन है वो है मोटिवेशन। हमने अटेंशन हमने पे किया, हमने रिटेन भी किया इंफॉर्मेशन, अब हमने रिप्रोड्यूस भी किया। लेकिन इसमें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है, जो किसी भी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को सक्सेसफुल बनाता है, वो है मोटिवेशन। अगर हम जिस मॉडल को को हम लोग कॉपी कर रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, अगर हम उससे मोटिवेट नहीं हुए, सपोज कोई आया मेरे उस कमरे में जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हों, उसने कोई ऐसी चीज़ किया जो वो चाहता है कि वो बच्चे आगे जाके रिप्रोड्यूस करें, मगर अगर बच्चों ने उस पे अटेंशन नहीं किया और वो उससे प्रभावित नहीं हुए, मोटिवेट नहीं हुए, तो वो लर्निंग कामयाब नहीं हो सकती है। और इसी में जो है रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है मोटिवेट। अगर हमें इसमें चेंज लानी है, इसमें मॉडिफाई करना है, तो हम अपने बिहेवियर को कैसे बदल सकते हैं, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के ज़रिए या ऑपरेंट कंडीशनिंग के ज़रिए या हमारे ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग के ज़रिए। लर्निंग हमारे जो डे टू डे लाइफ का वो बहुत बड़ा हिस्सा है, जिससे हम लोग जो हमारे अक्सर जो हम लोग अपनी बुरी आदतें जो हमें छुड़ाना चाहते हैं, बुरी आदतें जो कम करना चाहते हैं, या जो हम नया सीखना चाहते हैं, या जो हमने सीखा होता है उसमें इजाफा करना चाहते हैं, उसमें काम आता है। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया हुआ है, जैसे मैंने पहले ही बोला हुआ, स्किनर ने काम किया हुआ है, जो जिनका बहुत ही मशहूर रहा है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो हमारी डे टू डे लाइफ में काम आ जाता है। जैसे हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग जो आइवन पावलोव ने किया, जैसे हमारा ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग, जो अक्सर जो लर्निंग ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है, जो हमारे बच्चों के लर्निंग में काम आ जाता है, जो जिसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है सोशलाइजेशन प्रोसेस के लिए, ताकि वो देखे, वो सोसाइटी में उस लर्निंग को यूज़ करे। बोबो डॉल थी जो बंडरा की, और बंडुरा जो एल्बर्ट बंडुरा है, उनके इस ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को बहुत ही वैल्यू भी दिया जाता है, क्योंकि हम लोग अक्सर ऑब्जर्व करते हैं लोगों को हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे बच्चे ऑब्जर्व करते हैं डे टू डे लाइफ में। वो अटेंशन आजकल देते हैं कि वो दूसरे बच्चे दूसरे लोग कैसे काम करते हैं, हम रिटेन करते हैं उस इंफॉर्मेशन को, हम कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं डे टू डे लाइफ में, हम मोटिवेशनल प्रोसेस भी हमारा होता है इसमें, जैसे हमने देखा। हम बंडुरा का अगर हम देखेंगे, उसमें एग्जाम्पल लेंगे कि बच्चों के एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं, उनके अटेंशन पे बहुत ज़्यादा महत्व रखता है कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आगे वाले मॉडल से। क्या वो वैसा ही मॉडल कर रहा है जैसे उन्हें चाहिए, और अगर उन्हें वैसे चाहिए जैसे वो मॉडल एक्ट कर रहा है, तो वो उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और अगर वो वैसा नहीं करेगा तो उनका ध्यान उससे हट जाता है, तो उनकी लर्निंग में एक ब्रेक पड़ जाती है, या रिटेन करते हैं कितना ज़्यादा वो एक बच्चा उस मॉडल के बिहेवियर को याद रखता है, क्योंकि अगर उसका अटेंशन उस पे नहीं गया उस तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो उसे याद नहीं रखेगा, तो वो उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अब इसमें हमारा बच्चों का कॉग्निटिव लेवल इन्वॉल्व होता है, मेमोरी स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व होती है, या वो उनका ऑर्गेनाइजेशन और रिहर्सल भी इन्वॉल्व होता है। जैसे हमने देखा कि रिप्रोडक्शन में हमारा प्रोसेस जो है कि बच्चा कितना कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, जो उसने मॉडल का बिहेवियर देखा होगा, उसके फिजिकल स्किल्स कैसे हैं,
कॉम्प्लेक्सिटी क्या है मॉडल की बिहेवियर की, क्या वो सिंपल तरीके से कर रहा है जिसकी वजह से बच्चे को अटेंशन मिलेगा, या तो वो अगर नहीं कर पा रहा है सिंपल वजह से मॉडल और कॉम्प्लेक्स कर रहा है तो उसकी वजह से जो है बच्चे का अटेंशन उससे हट जाएगा, क्योंकि उसका कॉग्निटिव जो लेवल है वो से स्टोर नहीं कर पा रहा है, वो उसे रिटेन नहीं कर पा रहा है, वो उसे समझ नहीं पा रहा है। अब मोटिवेशनल प्रोसेस में जैसे हमने कहा कि कैसे वो इमिटेट करेगा मॉडल को, वो बहुत डिपेंड करता है रिइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट पे। सपोज मॉडल चाहता है कि जो आगे वाला बच्चा है वो मुझे इमिटेट करे, मुझे मेरे बिहेवियर को रिप्रोड्यूस करे, उसमें क्या इंसेंटिव्स देते हो आप, मोटिवेशन क्या देते हो बच्चे को कि जो उसने सीखा है इस ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में वो आगे जाके उसको रिप्रोड्यूस करेगा, या कहीं आप आगे जाके अगर बिहेवियर कुछ करने से पनिशमेंट मिलती है उसका मोटिवेशन कम हो जाता है। अगर आप उसे रेनफोर्स करते हो, उसे शाबाशी देते हो, उसे प्रेज करते हो, या उसे ऐसी कोई खिलौना देते हो जो उसे चाहिए होता है, जो उसने सीखा होगा मॉडल से, वो उसको वापस रिप्रोड्यूस करेगा। अब जैसे हमने देखा कि कंडीशनिंग में हम लोग एसोसिएशन करते हैं, कैसे हम दो स्टिमुलाई को एसोसिएट करते हैं ताकि हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स बना रहे। कंडीशनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक दो स्टिमुलाई के बीच में एक कनेक्शन बनना, क्योंकि अगर दो स्टिमुलाई के बीच में कनेक्शन नहीं बनेगा तो एक कंडीशनिंग नहीं होगी, और अगर कंडीशनिंग होगी तो कंडीशन स्टिमुलाई नहीं होगा, और अगर कंडीशन स्टिमुलाई नहीं होगा तो कंडीशन रिस्पॉन्स भी इसमें नहीं आएगा। कंडीशन रिस्पॉन्स में एक हायर ऑर्डर कंडीशनिंग कहते हैं या सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग कहते हैं, जिसमें हम लोग दो न्यूट्रल स्टिमुलस लेते हैं। सपोज जैसे हम आइवन पावलोव का एक्सपेरिमेंट लिया जिसमें वो कुत्ते को एक खाना देते हैं, फिर उसके साथ कंडीशनिंग कराते हैं बेल की, फिर वो आगे जाके स्टडी करते हैं कि खाली बेल बजाने से भी जो न्यूट्रल स्टिमुलस से कंडीशनिंग स्टिमुलस बना होता है वो कंडीशनड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। अब सेकंड कंडीशनिंग में होता क्या है, सेकंड कंडीशनिंग में हम लोग दो स्टिमुलस लेते हैं, दो न्यूट्रल स्टिमुलस लेते हैं। हम कुत्ते को खाना देंगे, हम पहले उसे जो कि अनकंडीशनड स्टिमुलस होगा, फिर हम उसकी कंडीशनिंग फिर कराएँगे न्यूट्रल स्टिमुलस से, जो कि कंडीशनिंग के दौरान जिसकी एसोसिएशन होगी अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ, तो न्यूट्रल स्टिमुलस कंडीशनड स्टिमुलस बन जाएगा। अब हम लेंगे एक और न्यूट्रल स्टिमुलस इसमें, जैसे कि लाइट, टॉर्च की लाइट, हम टॉर्च लेंगे जो हमारा सेकंड न्यूक्लियस स्टिमुलस बन जाएगा। अब हम इस टॉर्च की कंडीशनिंग भी फूड से ही कराएंगे। अब हम जो ही हम उसको खाना देंगे कुत्ते को, बेल बजाएंगे और साथ में टॉर्च भी उस पर डालेंगे, तो जो ये न्यूट्रल स्टिमुलस थे ये कंडीशनिंग से बन जाते हैं कंडीशन स्टिमुलाई, जिनका रिस्पॉन्स आ जाता है, हमारा पहला कंडीशन रिस्पॉन्स आ जाता है। हमारा पहला जो कंडीशन स्टिमुलाई था जो वो हमारा बना एक न्यूट्रल स्टिमुलाई जो कि बेल था, जो हमारा सेकंड कंडीशन स्टिमुलस बना वो हमारा बना टॉर्च, जो कि हमने इस्तेमाल किया कंडीशन करके इसको, जो हमने पहले कंडीशन की थी उसमें। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग में फिर से दोहराऊंगी, अब ऑपरेंट कंडीशनिंग में स्किनर का बहुत बड़ा रोल रहा है, और उन्होंने जो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो पहले से ही थॉर्नडाइक्स के लर्निंग थ्योरीज में इंक्लूड किया गया था, जो हमें लॉ ऑफ इफेक्ट से मिला। इसमें बहुत स्पेशली अगर हम देखा जाए तो बहुत मॉडिफाई करने में या चेंज लाने में किसी की बिहेवियर में जो पनिशमेंट और जो रेनफोर्समेंट है इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। सपोज अगर स्कूल में कोई बच्चा जाता है और वो अच्छा काम करता है, वो वहाँ पे बहुत देर तक पढ़ता है, वो देखता है कि और दूसरे बच्चे जो और देखते हैं उसे अच्छा पढ़ते हुए, अच्छा काम करते हुए, वो उतना प्रभावित नहीं होते हैं उस बिहेवियर से। जबकि अगर उसी बच्चे को जो अच्छा पढ़ाई करता है, टॉप करता है, उसी बच्चे को टीचर बोले कि अगर तुमने ये इसमें
बराबर मार्क्स लाए और बराबर अटेंडेंस लाया तो तुम्हें टर्म एंड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो जो हमारा नेगेटिव रिइंफोर्समेंट यहाँ पे हो रहा है, उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन मिलता है कि वो भी उस बिहेवियर को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमने ऑब्जर्वेशनल कंडीशन में देखा। जबकि बच्चा जो काम करता है, जो पढ़ाई करता है, जिसका नेगेटिव रिइंफोर्समेंट ऑलरेडी मिल चुका होता है टीचर से, वो ऑपरेंट कंडीशनिंग उस पे काम करता है। जबकि बाकी बच्चे जो उसे इमिटेट करते हैं, जो उसे देखते हैं और जिसे देख के वो मोटिवेट होते हैं, उन पे वो काम करता है। एक तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का कि उन्हें कि शाबाशी मिलेगी, और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का कि वो उसे ऑब्जर्व करके कैसे लर्न करते हैं, कैसे वो भी पढ़ाई स्टार्ट करना करेंगे, वो भी वैसे ही मेहनत करना स्टार्ट करेंगे। या अगर हम कोई बिहेवियर में चेंज लाना चाहते हैं किसी बच्चे के, जैसे हम देखते हैं बच्चे अक्सर घर में बहुत ज़्यादा टैंट्रम थ्रो करते हैं और माँ बाप चाहते हैं कि वो कम टैंट्रम थ्रो करे। वो इन ऑपरेंट कंडीशनिंग का उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है बाय यूजिंग पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, या पॉजिटिव पनिशमेंट या नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट जैसे आपने उन्हें डांटा, नेगेटिव पनिशमेंट जैसे अगर कोई अच्छी चीज़ है, उनकी डॉल है या उनकी कोई फेवरेट दिस कॉमिक बुक है, उसे लेके उसको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव दिस पनिशमेंट का काम होगा। या तो हम लोग उसे पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देंगे कि हम लोग उसे कुछ अच्छी सी चीज़ देंगे जो उसे बहुत फेवरेट है उसकी, तो हमसे बोलेंगे कि अगर तुमने ये बिहेवियर जो तुमने अभी अच्छा बिहेवियर दिखाया और तुमने बुरा बिहेवियर यूज़ नहीं किया, तुमने अपनी बॉडी में अपनी दिस बिहेवियर में चेंज लाई, तो हम उसे एक चॉकलेट देंगे तो हमारा काम करेगा उस वहाँ पे पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का। जो हमारा नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट हम लोग इसमें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, तो बोलना चाहूँगी मैं आपको। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट जैसे कोई बच्चा है जिससे हम लोग बोलेंगे अगर तुमने अच्छा बिहेवियर किया जो तुम्हें काम करना था, या जो हमने तुम्हें काम दिया था कि तुम अपना बेड हर रोज़ ठीक करोगे, तो आज तुम्हारा वो और उसे पसंद नहीं है अपने बेड को सेट करना, तो आज तुम्हें वो बेड सेट नहीं करना पड़ेगा। तो वो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का काम करेगा। इसी तरीके से लर्निंग हमारी डे टू डे लाइफ में इंक्लूड होता है। कंडीशन जो हमारा एसोसिएटिव दिस क्लासिकल कंडीशनिंग है, वो भी हमारे डे टू डे लाइफ में इंक्लूड होता है। ऑपरेंट स्पेशली जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है और जो ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग है, ये हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे बिहेवियर में चेंज लाने के लिए। तो इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक था, जो लर्निंग का, और जो हमने जिसमें हमने बंडरा की थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पढ़ा, जिसमें हमने स्किनर की ऑपरेशन कंडीशनिंग पढ़ी, जिसमें हमने पालो की क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी। इसमें हमारा ये सारा आज में हमने कवर किया। और हमने देखा कि जो ये लर्निंग होता है, ये जैसे मैंने कहा कि ये बर्थ से लेके डेथ तक होता है, इसमें चेंज आ जाती है क्योंकि हमारा जो है हम नया-नया सीखते रहते हैं लर्निंग में, और जितना हम नया सीखेंगे उतने हमें बिहेवियर चेंज आएँगी, उतना हमारा बिहेवियर में चेंज आता रहेगा। और हम लोग डे टू डे लाइफ में हमारे कहीं पे भी हम लोग हो, हम पॉजिटिव भी सीखते हैं और हम नेगेटिव भी सीखते हैं। पॉजिटिव कैसे सीखते हैं? किसी ने कोई अच्छा काम किया, उसे शाबाशी मिली, हम पॉजिटिव सीखते हैं। और हम देखते हैं हम दोस्तों में होते हैं, हमारा पीयर प्रेशर होता है, अगर कोई स्मोकिंग कर रहा होता है तो हम लोग भी स्मोक करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो नेगेटिव लर्निंग में
आ जाता है। हम एडजस्ट भी करते हैं, हम ऐसे भी सीखते हैं कि अगर हमें कहीं पे इंडिविजुअल को एडजस्टमेंट कराता है लर्निंग के, हम सीखते हैं कि हम एडजस्ट कैसे करें, हम पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एडेप्टेशन हमारी कैसे हो। और ये पर्पसफुल भी होता है, ये गोल ओरिएंटेड भी होता है। पर्पसफुल ऐसे होता है कि हम सीखते हैं, जैसे हम क्लासरूम में होते हैं, एक बच्चा जो बहुत अच्छी पढ़ाई करता है उसको टीचर शाबाशी देता है, रेनफोर्स करता है, पनिश नहीं करता है, तो हम उससे भी सीखते हैं कि एक पर्पस बन जाता है हमारे सीखने का। हम अगले दिन हम भी पढ़ाई स्टार्ट करना होता है, और इसमें हमारी लर्निंग जो हमारा स्टार्ट करते हैं, जो हम सीखना स्टार्ट करते हैं, इसमें हमारा पर्पस क्या बन जाता है कि आगे जाके जो हमारी टीचर है, जैसे एक स्टूडेंट को शाबाशी मिली, रेनफोर्समेंट मिला, हमें भी वैसे रेनफोर्समेंट मिले, हमें भी वैसे शाबाशी मिले, वो हमारा पर्पस बन जाता है, वो हमारा गोल ओरिएंट भी होता है कि अगर मैं आज घर में इतने सारे काम करूँगा, तो जो मुझे जो मैंने इससे पहले एग्जांपल दी कि मुझे बेडिंग ठीक नहीं करनी पड़ी, तो वो बेडिंग नहीं ठीक नहीं करना गोल हमारा बन जाता है। ये बहुत वास्ट है, हमने इसमें पढ़ा, बहुत टाइप के थियरीज़ होते हैं, जैसे हल्स की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी हमने पढ़ी, इसमें थॉर्नडाइक्स का हमने इसमें पढ़ा, इसमें हमने दिस उनका लॉ, उनके डिफरेंट लॉज पढ़े। हमने ये भी सीखा कि ऐसी जो लर्निंग होती है वो यूनिवर्सल भी होती है एंड कंटिन्यूस भी होती है। ये एक पर्टिकुलर जगह पे आके नहीं होती है, ये स्पेसिफिक नहीं होती है, ये यूनिवर्सल होती है, बहुत जगहों पे इस्तेमाल होती है। इनफैक्ट हर जगह पे लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है। और जो लर्निंग हमारी मैच्योरिटी या हमारी एज से, या अगर हम ड्रग्स लाते हैं और हमारी बिहेवियर चेंज आ जाती है, या किसी ऐसी चीज़ से हमारे अंदर बिहेवियर चेंज आ जाता है, वो लर्निंग नहीं कहलाता है। सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी पर्सन के लिए, क्योंकि अगर हम नहीं सीखेंगे तो हमारे भी अंदर स्टैग्नेंसी आ जाएगी, और अगर हमारा जो तो हमारा दैट मीन्स हमारे बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आ जाएंगी, हमारा बिहेवियर अच्छा या बुरा नहीं रहेगा। इसी के साथ हमारा आज का जो टाइटल लर्निंग था, जो यूनिट 3 ब्लॉक 2 का था, जो हम जिसमें हमने पढ़ा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जिसमें हमने पढ़ा कंडीशनल कंडीशनिंग, हमने पढ़ा क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसमें हमने वॉचिंग अदर्स पढ़ा, जिसमें हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ा। इन सब चीज़ों को हमने आज कवर किया। सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग पढ़ा, जिसमें हमने बहुत टाइप्स पढ़े रेनफोर्समेंट के और पनिशमेंट के। तो आज के साथ ही हम आज का ये क्लास है वो ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।